हेलो दोस्तों, मैं हरिंद्र एचपीजीएस जोन में सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, हम जो ज्योग्राफी की श्रृंखला में पढ़ने वाले हैं, आज है भारत में प्रायद्वीपीय और पश्चिमी प्रवाह की नदियां। ठीक है, तो इससे पहले कुछ जो जरूरी बातें हैं वो जान लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूपी SSSC है उसने अपना जो परीक्षाओं का कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। और उस कैलेंडर में उसने बताया है कि पैट के बाद जो पहली भर्ती होने वाली है वो है लेखपाल की। तो मित्रों, लेखपाल की जो भर्ती है एक बड़ी वैकेंसी है। आप अगर जिसने देखा हो कैलेंडर तो उसने देखा होगा कि 7882 वैकेंसी है और इसके एग्जाम की डेट भी निर्धारित की गई है। तो कब बताया गया है? वो बताया गया आपका नवंबर में। ये बताया गया है उस कैलेंडर में कि नवंबर में लेखपाल का एग्जाम होगा। ये राजस्व लेखपाल की वैकेंसी है। तो जो पैट को क्लियर करेंगे वही व्यक्ति इसमें बैठेंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों का पैट क्लियर करना बहुत अनिवार्य है। तो अध्ययन में जुटे रहिए क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जो पैट का एग्जाम है वो कब है? तो 20 अगस्त को है। 20 अगस्त को है पैट का एग्जाम। तो इसमें बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए अध्ययन में जुट जाइए। और अध्ययन में जुटने से पहले वैसे आप जुटे ही होंगे, लेकिन एक बार सिलेबस और देख लें कि कुछ बचा तो नहीं है पढ़ने को। जो भी टॉपिक रह गए हैं उनको रिवाइज कर लें, पढ़ लें और पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि बार बार मौके नहीं आते हैं। ठीक है ना? चलिए मित्रों, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं और वो आप लोग देख पा रहे हैं, टॉपिक है हमारा भारत में प्रायद्वीपीय और पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां। इनसे जो भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनते हैं मैं सभी को क्लियर करता हूं। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले देखो, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, आप लोग जानते हैं कि भारत में जो नीचे के तरफ का जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये क्या है? एक प्रायद्वीप है। ये एक प्रायद्वीप है। अरे भाई, इसके इधर जल है और इधर भी जल है। ये इसके इधर जल है, इधर जल है और इधर भी जल है। ठीक है ना? तो तीन ओर जो भारत का जो भाग तीन ओर से जल से घिरा हुआ है वही क्या है? प्रायद्वीप है। तो इस प्रायद्वीप में बहने वाली नदियां, उनको पढ़ते हैं आज। और प्रायद्वीपीय नदियों के अलावा इसमें अधिकतर दक्षिणी नदियां भी आती हैं। ठीक है ना? तो देखिए, उनको पढ़ते हैं। मैं आपको वही नदियां बताऊंगा इसमें जिन नदियों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले अगर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम पढ़ेंगे तो जो पहला स्थान आता है वो है आपका गोदावरी का। गोदावरी का आता है पहला स्थान। ठीक है ना? और देखिए, एक बात और जान ले पढ़ने से पहले कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अधिकतर मौसमी नदियां हैं। ठीक है ना? मौसमी नदियों का मतलब होता है वे नदियां जो बारिश पर डिपेंड है। अगर पानी बरसेगा तो उनमें पानी चलेगा, मतलब तब वो बहेंगी, नहीं तो बहुत सारी नदियां प्रायद्वीपीय भारत में सूखी रहती हैं। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है। अब गोदावरी से जो बनने वाले पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले पूछ लिया जाता है उद्गम, किसी भी नदी का सबसे पहले उद्गम। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी कुल लंबाई, लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई देखेंगे। कुल लंबाई के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके राज्य विस्तार, मतलब ये किन किन राज्यों से बहकर जाती है। अगला पढ़ेंगे इसके गिरने का स्थान, कहाँ जाकर गिरती है, तो गिरने का स्थान। और गिरने के स्थान के बाद फिर अगर इसकी कोई भी विशेषता है तो हम इसमें पढ़ेंगे इसकी विशेषता। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले अगर हम उद्गम की बात करें तो गोदावरी का जो उद्गम है वो कहां से है? तो मित्रों, गोदावरी का जो उद्गम है वो नासिक से है। कहां से है? गोदावरी का उद्गम है नासिक से। और नासिक में भी बात करें कि कहां से, तो त्र्यंबक, त्र्यंबक नामक स्थान से। वहां देखिए, त्र्यंबक गांव भी है और त्र्यंबक पहाड़ी है। तो त्र्यंबक पठार से इसका उद्गम है। ये है आपका त्र्यंबक, त्र्यंबक पठार से। त्र्यंबक पठार नासिक, कहाँ है ये पठार? तो नासिक में है। तो त्र्यंबक पठार नासिक से इसका उद्गम है। अगर कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर में ये बहती है। ठीक है? अगर राज्य विस्तार की बात करें तो गोदावरी का जो राज्य विस्तार है, सबसे पहले इसमें आएगा महाराष्ट्र। सबसे पहले क्या आएगा इसमें?
महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र के बाद इसमें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और देखिए छत्तीसगढ़ के अगर हम बाद की बातें करते हैं इसमें, तो फिर जो आता है उड़ीसा है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यानी इसमें आएगा क्रम में उड़ीसा, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इन राज्यों में इसका विस्तार है। लेकिन कई एक बार एक और क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे ज्यादा, ये पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ है। तो याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा जो बहती है वो महाराष्ट्र में बहती है। कभी पूछे सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, एस का मतलब है सबसे ज्यादा बहती है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा विस्तार जो है इसका गोदावरी का कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला देखिए, और निकलती भी यहीं से है। देख पा रहे हैं नासिक कहाँ पड़ता है भाई, नासिक कहाँ है, तो नासिक महाराष्ट्र में ही तो है, गोदावरी के किनारे है। आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और नहीं पता है तो जान लीजिए। अगला देखिए, एक और बात, कुंभ मेला भी यहीं पे लगता है इसी के किनारे। ठीक है, तो कभी कभी कुंभ से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। अगला, अगर विशेषता की बात करें तो देखिए पहली विशेषता देखते हैं। पहली विशेषता है गोदावरी की, तो इसको कहा जाता है भैया दक्षिण भारत की गंगा। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको दक्षिण भारत की गंगा। कई बार ये इस नाम से पेपर में आ जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो यह है दक्षिण भारत की गंगा। इसके अलावा इसको कहा जाता है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा देखो, इसको देखें तो लंबाई के अगर हिसाब से देखें 1465 है, तो हम कहेंगे कि प्रायद्वीपी भारत की ये सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है ये। इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत की सभी नदियों में तो दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, तो ये भी कहेंगे भारत की नदियों में दूसरी लंबी नदी है। भारत की नदियों में दूसरी लंबी नदी, सबसे लंबी कौन सी है, तो आप जानते हैं गंगा है, तो ये दूसरी लंबी नदी है। कुल भारत में देखें तो दूसरे नंबर पर लंबी है ये। और अगर प्रायद्वीपी नदियों में देखें या दक्षिणी नदियों में देखें तो क्या है, ये सबसे ज्यादा लंबी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, नहीं इनसे सामान्य तौर पे ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। ठीक है, ये गोदावरी हो गई। गोदावरी के बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं क्रम में अगली, वो पढ़ने वाले हैं आपकी कावेरी। कौन सी पढ़ने वाले हैं, कावेरी। तो देखो मैं सिर्फ करता हूं और कावेरी पढ़ेंगे। कावेरी में भी यही पॉइंट रहेंगे। ठीक है ना, कावेरी कहां से निकलती है, तो देखिए अब जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरी नदी है और वो है आपकी कावेरी। देखिए कावेरी, ठीक है ना, तो ये भी प्रायद्वीपी नदियों में प्रमुख स्थान रखती है कावेरी। और जब भी हम तो दूसरी नदी है आपकी कावेरी। और अगर हम कावेरी के उद्गम की बात करते हैं तो देखिए कावेरी का जो उद्गम है वो है आपका कुर्ग, कुर्ग जिला कर्नाटक, कुर्ग जिला कर्नाटक से इसका उद्गम है। कर्नाटक में ये जो निकलती है वो एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है। ठीक है ना, और लंबाई की बात करें तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नहीं इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर की है। अगर हम इसके राज्य विस्तार को देखें कि ये किन किन राज्यों में बहती है, तो देखिए सबसे ज्यादा तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और केरल। राज्य विस्तार को देखें तो तमिलनाडु में ये सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु। अगला तमिलनाडु के बाद कर्नाटक और फिर है आपका केरल। केरल में ये सबसे कम बहती है, सबसे ज्यादा बहती है ये तमिलनाडु में। मैंने कहा इसको याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा। एस का मतलब है ये सबसे ज्यादा बहती है आपका तमिलनाडु में।
अगर गिरने के स्थान की बात करें कि कहाँ गिरती है, तो ये भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और जो गोदावरी गिरती है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गोदावरी, ठीक है ना, और ये दोनों ही बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर कावेरी की विशेषता की बात करें तो आपने वो सुना होगा शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जो योजना है, शिव समुद्रम योजना, ये बहुउद्देशीय योजनाओं में आती है, वो इसी पर है और कई बार इस योजना को पूछा भी गया है, शिव समुद्रम योजना। इसके अलावा कावेरी विवाद भी है, तो कई बार पूछ लेता है कावेरी विवाद किन किन में है, तो तमिलनाडु और कर्नाटका में है कावेरी विवाद, ठीक है ना। अगला इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं नदी क्रम में, वो है आपकी कृष्णा। अगला देखिए, तो जो तीसरी नदी रहेगी क्रम में वो रहेगी आपकी कृष्णा। कृष्णा को देखें कहां से निकलती है, कृष्णा नदी अगली है आपकी, ये तीसरी है कृष्णा नदी। और जो कृष्णा नदी का उद्गम है वो रहता है आपका महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में। जो महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं, महाबलेश्वर की जो पहाड़ियां हैं महाराष्ट्र में, वो हाँ इसका उद्गम रहता है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर की पहाड़ियां, महाबलेश्वर की पहाड़ियां हैं आपकी महाराष्ट्र में, तो यहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर रहती है और ये दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी हो जाती है। राज्य विस्तार की बात करें तो इसका राज्य विस्तार शुरू होता है महाराष्ट्र से, इसका जो राज्य विस्तार है वो शुरू होता है आपका महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में है, उसके बाद कर्नाटका में है, फिर तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद है ये कर्नाटका, कर्नाटका से फिर ये तेलंगाना और तेलंगाना से फिर ये निकल जाती है आपकी आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में। और फिर ये जो गिरने का स्थान रहता है इसका, तो ये भी कहाँ गिरती है, तो ये भी गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। ये भी कहाँ गिरती है, तो गिर के मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। एक और देखिएगा, अगर कभी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार रहता है, सबसे ज्यादा ये किस राज्य में बहती है, तो ये बहती है सबसे ज्यादा कर्नाटक में। ये सबसे ज्यादा कहाँ बहती है, तो ये सबसे ज्यादा बहती है कर्नाटक में। कृष्णा कहाँ बहती है, तो कर्नाटक में बहती है कृष्णा ज्यादा, ठीक है। अगला देखिए भाई, अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि कृष्णा की जो विशेषताएं हैं, तो देखिए कृष्णा की जो विशेषताएं हैं उनमें हम देखें तो इस पे श्रीशैलम और नागार्जुन जो है बांध हैं, अलमाटी है, श्रीशैलम है, नागार्जुन है, ठीक है, ये इस पर बांध है और ये इसकी विशेषता है। और इसका जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ है। श्रीशैलम बांध की अगर बात करें तो इस पर श्रीशैलम है, पूछ लिया जाता है, श्रीशैलम है। अगला इस पे नागार्जुन है, नागार्जुन बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला श्रीशैलम हो गया, नागार्जुन हो गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो अगला पॉइंट है इसमें, इसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे ये जो बांध है इसके अलावा इस पर विवाद भी है ना, तो इसके अगर विवादों को हम देखते हैं कि विवाद कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, तो आप विवादों को देखिए। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कावेरी का जो विवाद है वो आपका तमिलनाडु और कर्नाटका में है, और इसका जो विवाद है, इसका जो विवाद है आपका वो आंध्र, कर्नाटका और महाराष्ट्र में है। इसका विवाद है आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे इस पर भी विवाद है। ऐसी कई एक विवाद नदियां हैं जिनके जल पर विवाद है। इस वीडियो के लास्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे नदियों के विवाद कौन सॉल्व करता है और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी से कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अगला इसमें एक और पढ़ लेते हैं क्रम में, तो वो है आपकी महानदी। अगली हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखिए महानदी पढ़ने वाले हैं,
और महानदी को देखें भाई क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे है। तो देखिए अगला है क्रम में आपका, ये चौथी है, ये है आपकी महानदी। महानदी, और महानदी को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे महानदी के उद्गम की। और महानदी का जो उद्गम है वो है आपका दंडकारण्य पठार है, ठीक है नहीं, वहां से ये निकलती है। अगर हम देखें तो ये पड़ता कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका जो अमरकंटक पठार है वहां से, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, तो सबसे पहले आप ऐसे देख सकते हैं इसको, ये जो मध्य प्रदेश में है अमरकंटक, ये अमरकंटक पठार से निकलती है। कहाँ पे है ये, एमपी में, एमपी से निकलती है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। ये जो बहती है वो 851 किलोमीटर में बहती है, 851 किलोमीटर। अब देखिए अगर इसके राज्य विस्तार को देखें तो राज्य विस्तार देखिए कहाँ कहाँ से होती हुई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें राज्य विस्तार। राज्य विस्तार में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये कहाँ से निकलती है, तो इसका राज्य विस्तार है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद है आपका क्रम में उड़ीसा। तो इन राज्यों से बहती हुई ये भी कहाँ गिर जाती है, तो गिरने का स्थान इसका भी वही है, बंगाल की खाड़ी। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है महानदी, ठीक है। अच्छा एक बात और, इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो किस राज्य में है, तो इसका जो सबसे ज्यादा विस्तार है आपका महानदी का वो रहता है एमपी में। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ है, तो इसका सबसे ज्यादा विस्तार है एमपी में। इसके बाद देखिए महानदी से जो बनने वाली विशेषताएं हैं उनको और देख लेते हैं। तो महानदी से जो बनने वाली विशेषताओं में अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि जो हीराकुंड बांध योजना है, हीराकुंड बांध योजना वो इसी पर है, ठीक है, प्रसिद्ध है हीराकुंड बांध योजना। हीराकुंड बांध जो बहुउद्देशीय परियोजना है, प्रसिद्ध है, और ये जो बांध है वो भारत के सबसे लंबे बांधों में से एक है, या ये कहिए कि सबसे लंबा ही बांध है हीराकुंड बांध, ठीक है। बाकी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बताऊंगा इसके विषय में, ठीक है ना। और अगला देखें हीराकुंड के बाद, तो ये जो नदी है, तो जो नदियों के तंत्र होते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो तंत्र है वो वृक्ष की तरह है। कभी पूछा जाए इसका नदी तंत्र कैसा है, तो इसका जो नदी तंत्र है वो वृक्ष की तरह है, वृक्ष की तरह। इसका नदी तंत्र कैसा है, तो वृक्ष की तरह है। मतलब ये कह सकते हैं जैसे एक नदी है, ये ऐसे ऐसे फैला हुआ, काफी ढेर सारा ऐसे फैला हुआ तंत्र है, तो एक वृक्ष की तरह है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। तो ये तो आपकी प्रमुख तौर पे थी प्रायद्वीपीय नदियां, और इनसे बनने वाले जो सामान्य क्वेश्चन थे ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हैं हम पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां, तो आप देखिए उनको भी देखेंगे कौन कौन सी नदियों का पश्चिमी प्रवाह है, और इनसे भी कई एक बार सामान्य क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और बता देता हूं कि जो नदियां पश्चिमी प्रवाह वाली हैं, अर्थात हम ये कहेंगे कि पश्चिमी प्रवाह वाली वे नदियां हैं जो कहाँ जाकर गिरती हैं भाई, जो गिरती हैं आपकी खंबात की खाड़ी में और कच्छ के रण में, ठीक है ना। खंबात की खाड़ी और कच्छ के रण में गिरने वाली नदियों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां, ठीक है। सामान्यतः मैंने बता दिया है पिछले वीडियोज में कि नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पर कुछ नदियां ऐसी हैं कि पश्चिम की ओर भी बहती हैं। देखो अगर हम जो पश्चिमी प्रवाह वाली नदियां हैं इनकी बात करते हैं, तो इनमें जो प्रमुख नाम है वो आप देखिए। अगर हम देखें तो पश्चिमी प्रवाह की नदियों में जो सबसे बड़ा नाम आता है नर्मदा का आता है, फिर देखिए ताप्ती है, माही है, लूनी है, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, घग्गर, साबरमती है। अगला सारावती है। अगला देखिए ढांढर है। इसके अलावा देखिए भरतपूछा है,
भरतपुझा है, ठीक है ना। तो ऐसी कई एक नदियां हैं जिनका प्रवाह कैसा है, पश्चिमी प्रवाह है। मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं, ठीक है नहीं, जो हम ये कहेंगे कि जिनका प्रभाव पश्चिमी है। ये सब कहाँ जाके गिरती हैं, तो ये सब खंबात की खाड़ी और कच्छ के रण में गिरती हैं। अच्छा, इनमें देखो जो लूनी वाला है, लूनी तंत्र, जो राजस्थान में सबसे बड़ा तंत्र है, ये लूनी तंत्र, और इसी की सहायक है घग्गर। तो लूनी तंत्र और घग्गर जो नदियां हैं, या इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं जो राजस्थान में बहती हैं, ठीक है, उन सबके अगर बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि ये सभी नदियां ये किसी खाड़ी में गिरती नहीं है, ना तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ना ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो फिर क्या करती हैं भाई, ठीक है, तो हम इनको कहेंगे कि दलदल बना के विलुप्त हो जाती हैं। ये एक दलदल जैसा बनाती हैं और दलदल बनाकर ही क्या करती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो कुछ और, जैसे माही की बात कर लेते हैं। तो माही के विषय में आप लोग जानते होंगे कि जो माही नदी है वो जो कर्क रेखा को, है ना, मैंने बताया भी होगा, एक ट्रिक बताई होगी महाकाली वाली, ठीक है, कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये कर्क रेखा को काटने वाली नदी है और 2 बार काटती है माही, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें से सारावती को देखो, सारावती की एक विशेषता है, वो कई बार पूछ लेता है। तो सारावती की विशेषता है कि जो सारावती नदी है इस पर एक जलप्रपात है, ठीक है नहीं, सारावती पर जलप्रपात है जिसका नाम है जोग या गरसोपा, जोग गरसोपा। और इसका एक और नाम है जिसको बोल देते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जोग गरसोपा या महात्मा गांधी, इसी पर जलप्रपात है। और देखो ये जलप्रपात जो है 253 मीटर लंबा है। कई बार पूछा जाता है किस नदी पर है, तो सारावती पर है। कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, ठीक है, शिमोगा जो जिला पड़ता है कर्नाटक में, जिले का नाम है शिमोगा, शिमोगा जिला कर्नाटक में पड़ता है ये, ठीक है, तो याद रखना इसको। इसकी विशेषता है कि ये भारत का सबसे बड़ा या चौड़ा जलप्रपात है। कैसा है ये, एकदम चौड़ा जलप्रपात है, तो सबसे चौड़ा जलप्रपात है। एक और बात जान लीजिएगा, इसी की एक सहायक नदी है सारावती की, और उसका नाम है बराही। क्या नाम है, बराही नदी। बराही नदी पर भी एक जलप्रपात है, उसका नाम है आपका कुंचिकल। क्या नाम है, कुंचिकल। और ये जो कुंचिकल जलप्रपात है ये है आपका 405 मीटर का, और फिर ये हो जाता है भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। अच्छा देखो, बहुत से विद्यार्थी ये नहीं समझ पाए होंगे कि जलप्रपात क्या है। तो हम ये कहेंगे कि पानी ऐसे समझो समतल पे कहीं निरंतर बहते हुए जा रहा है और अचानक से वहां पे समतल खत्म हो जाता है, पहाड़ियां इस तरह से हैं, है ना, जैसे ऊपर से सीधी पहाड़ी इस तरह से, तो भाई पानी पहाड़ियों पर ही तो जाएगा और तेजी से भाई वो नीचे को, तो वही जलप्रपात कहलाता है, ठीक है। तो दोनों जलप्रपात पेपर में बहुत बार आते हैं, इनको याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो एक और है, एक और नदी पेरियार, इसको भी देख लो भाई, पेरियार नदी। पेरियार की विशेषता है कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, कहाँ है, तो केरल में है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर जाती है ये, कई बार इसके विषय में भी पूछ लिया जाता है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है, ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के बीच से जाती है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से, ठीक है ना, तो बहुत बार इसको पूछ लेता है। और इसी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में एक मंदिर भी है जो बहुत विवादित रहा है और मैंने बहुत बार बताया भी है, ठीक है। तो जिन लोगों को पता है कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट में कि वो कौन सा मंदिर है जिस पर विवाद रहता है और पेरियार में है अंदर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक और विशेषता बताता हूं आप लोगों को कि इन नदियों की सभी की विशेषताएं हैं। इनकी ये विशेषताएं हैं कि ये नदियां कभी भी ये नदियां क्या करती हैं, कभी भी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। ये नदियां कभी भी डेल्टा नहीं बनाती,
ये डेल्टा न बनाने वाली नदियां हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो ये नदियां जिनका प्रवाह पश्चिमी है वो डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है। और अब इनमें देखिए जो प्रमुख रह गई वो मैं आपको दो नदियां बताता हूँ, ये नर्मदा और ताप्ती। इनसे और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इनसे जो बनने वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नर्मदा और ताप्ती को। तो देखो मित्रों, नर्मदा और ताप्ती को अगर देखें तो सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा की बात करेंगे और नर्मदा का उद्गम स्थल देखेंगे। कहाँ से निकलती है नर्मदा, तो सभी जानते हैं कि अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो उद्गम कहाँ है इसका, इसका जो उद्गम है वो है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम है। अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो मध्य प्रदेश, यहाँ से इसका उद्गम है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की। तो इसकी जो कुल लंबाई रहती है वो रहती है 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर क्या है, नर्मदा की कुल लंबाई है। अगर हम राज्य विस्तार को देखें कि इसका जो राज्य विस्तार है कहाँ कहाँ से बहती है, राज्य विस्तार, तो देखो इसका जो राज्य विस्तार है ये मध्य प्रदेश में आप देख ही पा रहे हैं, मध्य प्रदेश से बहती है। मध्य प्रदेश को क्रॉस करके फिर ये बहती है आपका गुजरात से बहती है, ठीक है। ये कहाँ से बहती है, तो ये गुजरात से बहती है। अगर गुजरात के अलावा देखो इसमें एक और पूछ लेता है कि इसका जो सबसे ज्यादा ये जो है नर्मदा कहाँ से बहती है और सबसे कम कहाँ से बहती है, तो एमपी गुजरात हो गया और है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इनसे ये बहती है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से बहती है। सबसे ज़्यादा विस्तार इसका कहाँ है, तो वो है आपका एमपी में। एमपी में ये सबसे ज़्यादा लंबी बहती है। अगर इसके गिरने के स्थान की बात करें, इसके जो गिरने का स्थान है तो आप देखिए ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, तो ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी मैंने बहुत बार बनाई है। कच्छ का रण जब भी हम गुजरात बनाते हैं नक्शे पे तो उसी के नीचे स्थित है खंबात की खाड़ी, तो यहाँ गिरती है, ठीक है। इसके बाद देखो अगर हम इसकी विशेषता को देखें, इसकी अगर विशेषता को देखें तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहली विशेषता तो एक जलप्रपात, इसका नाम है धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात है इस पर, ठीक है ना। इसके अलावा देखो ये डेल्टा नहीं बनाती, तो क्या कहेंगे भैया, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, निर्माण नहीं करती। और अगर हम देखें पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में तो सबसे लंबी है। इसकी जो अगली विशेषता है कि पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में, पश्चिमी प्रवाह वाली नदियों में ये क्या है, तो सबसे लंबी है, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं इसकी जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जामों में बनी हुई हैं। अगला देखिए, अगर क्रम में एक और देखें हम तो वो रह गई आपकी ताप्ती या तापी। ताप्ती का ही जो नाम है वो क्या है, तापी है, ठीक है ना। ताप्ती का ही जो दूसरा नाम है वो क्या है, तो तापी है। और अगर हम तापी को देखें कहाँ से निकलती है, तो बैतूल से निकलती है। हम देखते हैं ताप्ती को, तो देखिएगा जल्दी से, ताप्ती नदी, ध्यान दें। अगला जो बड़ी नदी है ताप्ती नदी, ठीक है। ताप्ती को और क्या कहा जाता है, तो इसको तापी नदी भी कह दिया जाता है। बात करते हैं इसके उद्गम की, कहाँ से है, तो बैतूल की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, तो बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा की श्रृंखला का अंग है, ये निकलती है बैतूल से। कहाँ से निकलती है, बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी श्रेणी है ये, सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा के जो पर्वत हैं वहां पर पड़ने वाला जिला है बैतूल। इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपकी 724, कितनी है,
724 किलोमीटर है। अगर हम इसका राज्य विस्तार देखें कि कहाँ कहाँ बहती है, तो इसका जो राज्य विस्तार है वो मध्य प्रदेश से निकलती है ये, और मध्य प्रदेश से निकलकर ये आपका सबसे ज्यादा बहती है उसमें महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ये कहाँ कहाँ बहती है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ बहती है। सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा विस्तार है महाराष्ट्र में, ठीक है। और इस तरह से बहती हुई अगर गिरने के स्थान की बात करें कि इसके जो गिरने का स्थान है कहाँ जाकर गिरती है, तो ये भी अरब सागर में ही मिल जाती है। एक ज्वार नद का निर्माण करती है, ठीक है नहीं, और कहाँ मिल जाती है, तो ये भी अरब सागर में मिल जाती है गिरने का स्थान। इसका भी जो गिरने का स्थान है वो अरब सागर में खंबात की खाड़ी है, तो ये भी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है जाके, ठीक है ना। खंबात की खाड़ी जो किससे मिलती है भाई, ये अरब सागर से मिलती है, इसी में जाकर ये गिर जाती है, ठीक है। तो ये थी आपकी ताप्ती और इन नदियों से बनने वाले क्वेश्चन। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है मित्रों। तो जो नदियों का विवाद है वो अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसको जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साझा करो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ो पढ़ाओ, लाइव बनाओ, एचपीजीएस।